सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने पहले अब तक जाना है कुछ बेसिक्स बैलेंस करने के लिए, जैसे कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल जब अलग अलग एलिमेंट्स के हो तो कंपाउंड कहलाते हैं, एक ही एलिमेंट के हो तो वो सिर्फ मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ये सभी हमारे क्या है, कुछ सब्सटेंसेस हैं, और ये सब्सटेंसेस जो हमारे बनते हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये सब हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 10th क्लास में, चैप्टर 1 में हम कर रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि बैलेंस करने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है और उस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन होता है तो वैलेंसी की अकॉर्डिंग ही हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊं कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 होती है, और जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 2 होती है। और अगर मैं इसकी क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की अगर 1 है वैलेंसी तो हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन तो बना रहा है मेरे 2 बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन अगर एक में लगाऊंगा तो किसी एक ही साइड लगाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ नहीं लग सकते, एक ही हाइड्रोजन के साथ। तो अब क्या करेगा, ये दूसरा बॉन्ड पूरा करने के लिए दूसरा हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन के साथ आके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो जब O और H आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, ऑक्सीजन लगते हैं 1 और हाइड्रोजन कितने लगते हैं, 2। तो अगर हाइड्रोजन लगते हैं तो 2, तो H के आगे क्या लिखा जाएगा, 2, और ऑक्सीजन क्या लगते हैं 1, तो O के आगे लिखा जाएगा 1। और यहाँ भी हमने यही तो देखा, हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, 2, और ऑक्सीजन लग रहे हैं 1। तो ये कुछ हमारा तरीका था एलिमेंट्स को कंबाइन करने का अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। ये हमें आना चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले। अब हम आगे जानते हैं, आगे हम करेंगे अब कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस। जैसे कि अगर मैं कुछ हमारी जो बुक है हमारी साइंस की क्लास 10th की, उसी का एग्जांपल लूं, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी इक्वेशंस जो है हमारी लिख कर दी हुई हैं। वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, सीधी सीधी इक्वेशन लिखी हुई है, हमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो वर्ड्स फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमें उनका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम उसे केमिकल इक्वेशन में लिख पाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ जिसमें लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें तो हमें वर्ड फॉर्म में भी नहीं दिया, तो हमें उस लैंग्वेज फॉर्म से भी क्या बनानी आनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन हमारा कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो जो हमारा हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन जो है अगर वो हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में तो उसका सिंबल क्या होता है, H होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसका कभी भी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, 2 एटम कंबाइन होकर के उसका एक मॉलिक्यूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, H2। ऐसी तरह उसने कहा कि हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन हो रहे हैं। और जब 2 एलिमेंट कंबाइन या 2 एटम कंबाइन होते हैं तो मतलब वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। फिर इसके बाद वो कह रहा टू फॉर्म अमोनिया। टू फॉर्म का मतलब बन रहा है अमोनिया, बनने का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या लगा देंगे, अब एरो लगा देंगे। और उसके आगे क्या आ जाएगा, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब ये हमारे पास जो एक सेंटेंस गिवन था कि हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसकी हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स
मौजूद हैं। तो अगर मैं पहले देखूं हाइड्रोजन, तो हमारे पास H से कौन सा एलिमेंट मौजूद है? हाइड्रोजन। और N से नाइट्रोजन। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि रिएक्टेंट में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है और कितने नाइट्रोजन है, और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो हाइड्रोजन जो है हमारा वो रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं। जो नाइट्रोजन है हमारा वो रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के आगे क्या लिखा है? 2, तो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन हो गए हमारे 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे लिखा है 2, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 2। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट में देखेंगे, जो हमारा N है नाइट्रोजन, उसके आगे कोई नंबर लिखा है? यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे N और H के बीच में नहीं लिखा। क्या लिखा है? तो यहाँ पर अगर जहां कोई नंबर नहीं होता वहां का वो कौन सा नंबर होता है फिर? 1। तो नाइट्रोजन के आगे क्या नंबर लिखा है? 1। अब उसके बाद जो हाइड्रोजन है H, उसके आगे कोई नंबर लिखा है? बिल्कुल लिखा है 3। तो ये हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है? 3। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 3। अच्छा, ये जो 3 है ये हमारा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। अगर कोई नंबर सब्सटेंस ऐसे लिखा हुआ है जैसे कार्बोनेट है CO3, अगर उसके ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट लग करके लिखा है 2, तब ये जो 3 है ये तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, लेकिन ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए भी है। इसी तरह अगर मैं लिखूं क्या OH और उसके बाद ब्रैकेट में लगा दूं 4, तो ये O के लिए भी 4 है और H के लिए भी 4 है, लेकिन यहाँ कोई ब्रैकेट लगा हुआ है नहीं, तो ये 3 सिर्फ किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। अब इसके बाद अच्छा, ये तो हो गया ब्रैकेट के बाद वाले नंबर हमने जो देखे। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख दूं CO2, तो इसके पहले अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 3, तो ये जो 3 लगा है इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 3 कार्बन के लिए भी है C, और O से ऑक्सीजन के लिए भी है। तो कार्बन के यहाँ पर कितने आइटम है? 1। 3 मॉलिक्यूल है तो 1 3 जा कितने आइटम हो गए? 3। ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 2। तो 2 3 जा ऑक्सीजन के कितने आइटम हो गए? टोटल 6। 3 2 जा 6। तो इस तरह से किस एलिमेंट के कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल है, ये हमें पता होना चाहिए। उसी के बाद ही हम कोई रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है इस रिएक्शन में? सिर्फ हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड रह गई है। अब हमने देख लिया कि कौन सा एलिमेंट है, उसके कितने एटम है रिएक्टेंट में, कितने प्रोडक्ट में। अब जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ब्रैकेट लगाना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे उनको ब्रैकेट में बंद कर देना। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करके। तो जो मैं नंबर लगाऊंगा वो मैं इनके यहाँ पर राइट साइड में नहीं लगा सकता। क्यों? उससे उनके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि उन सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, और हम सब्सटेंस को चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या बढ़ाने होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाने होते हैं। तो मैं क्या करूंगा? किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कहां नंबर लगाने होते हैं? लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो लेफ्ट साइड का नंबर ही क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारा H है हाइड्रोजन, इसमें रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट है 3। तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो मैं 2 को क्या बना दूंगा? 6 बना दूंगा। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 3 का क्या हो गया? 6 हो गया। अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको फर्क पता चले। तो अगर मैं 3 से इसकी क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया। अब 3 को 6 बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 2 जा 6। क्यों बनाया हमने इसे 6? क्योंकि 2 और 3 को हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को क्या करना है? बराबर करना है। उसके लिए 2 और 3 को मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब मैंने ये हाइड्रोजन कितने बना दिए? 6 बना दिए। तो उसके लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करी? 3 से। तो जहां रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है वहां मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये रहा हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, कर दी 3 से मल्टीप्लाई। अब जहां प्रोडक्ट है वहां जहां भी हाइड्रोजन है वहां मैंने किससे मल्टीप्लाई करी है? 2 से। तो जहां हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में वहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ बीच में थोड़ी नहीं लगा दूंगा नंबर, उससे तो सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। वो अमोनिया NH3 थोड़ी कहलाएगा।
ये यहाँ भी नहीं लगा सकता नंबर, 3 के आगे या 3 को हटा के 6 लिख दूं, उससे वो NH6 कहलाएगा। अमोनिया क्या होता है NH3। तो सब्सटेंस को चेंज नहीं करना, हमें नंबर कहाँ लगाना है, लेफ्ट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने हैं। तो जहां हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, वहां मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। ये कर दी मैंने 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके आगे जो N है नाइट्रोजन, वहां पर 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है। तो क्या करूंगा मैं, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को क्या करूंगा, बराबर करूंगा। देखो अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे मैंने 2 लगाया तो ये जो नाइट्रोजन है इसके लिए भी तो है ये 2, क्योंकि मैंने अभी बताया ब्रैकेट के बाहर अगर ऐसे 2 लिखा है किसी सब्सटेंस के, चाहे बिना ब्रैकेट के भी, उसके शुरुआत में लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखा है तो वो लिखे हुए हर एलिमेंट के लिए है। तो ये हाइड्रोजन के तो हमने 2 लिख दिया, ये नाइट्रोजन के लिए भी है। तो अब नाइट्रोजन इधर कितने हो गए, 2 हो गए। कहां पर, प्रोडक्ट में। तो मैं प्रोडक्ट में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, लेकिन रिएक्टेंट में तो पहले से ही 2 थे, तो नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। और ये रिएक्शन हमारी कैसी बन गई, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, अगली रिएक्शन, जिसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे उस इक्वेशन को। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का, 5th क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारा, वो क्या है कि जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो बर्न हो रही है एयर में टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड जानेंगे हम इस लैंग्वेज को, इस क्वेश्चन को, कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी वो बर्न हो रही थी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कौन सी होती है, हमारी हाइड्रोजन की सल्फाइड गैस होती है H2S। तो ये जो हमारी H2S है, ये कह रहा है ये बर्न हो रही है इन एयर। अब एयर में हमें पता है, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए वहां पर एयर में क्या मौजूद होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद होनी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन के बिना किसी भी सब्सटेंस में आग नहीं लग सकती। तो अगर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रही है एयर में, इसका मतलब वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हुई, रिएक्ट करी ऑक्सीजन के साथ। अब इसने क्या कहा, टू गिव, इसने साफ साफ कह दिया टू गिव। गिव मतलब देना, तो क्या देते हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट देते हैं। तो देने के लिए, प्रोडक्ट के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एरो लगा दूंगा। और टू गिव ये क्या कह रहा है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है केमिकल, हम सबको पता है क्या होता है, वाटर हमारा होता है H2O। तो लगा दिया मैंने क्या, H2O। फिर उसके बाद ये कह रहा है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड का मतलब क्या हो गया, एक और प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर अलग एक और है तो मैं क्या लगाऊंगा, प्लस। और ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर के लिए S और डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, और डाई मतलब 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हो गया C, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है 2। तो इस तरह से अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जिससे क्या कहलाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं देखूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट मेरे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, एक है H से हाइड्रोजन, एक है S से सल्फर, एक है O से ऑक्सीजन। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास रिएक्टेंट, अच्छा प्रोडक्ट में भी यही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कोई और एलिमेंट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इनके नंबर ऑफ एटम्स गिनूंगा कि कोई एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के देखो, यहां पर हाइड्रोजन क्या लिखा है, 2। तो हाइड्रोजन के आगे, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हुए रिएक्टेंट में, 2 एटम हुए। अब अगला एलिमेंट क्या है, S सल्फर, उसके रिएक्टेंट में कितने एटम है, उसका आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, तो कितने एटम हुए, 1। अब अगला एलिमेंट हमारा कौन, O के आगे कोई नंबर लिखा है 2, तो उसके कितने एटम हुए, 2। अब प्रोडक्ट में आ जाओ, हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर लिखा है, 2, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 हो गए। सल्फर के आगे कोई नंबर लिखा है, कहां है सल्फर, ये रहा, कोई नंबर लिखा है नहीं, तो कितने हो गए, 1। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में 2 जगह है,
इसलिए हम यहाँ भी 2 जगह लिखेंगे। तो ऑप्शन के आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, तो लिख दिया हमने 1। फिर उसके बाद प्लस में ऑप्शन के आगे कोई नंबर लिखा है, बिल्कुल 2 लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 2 और 1 3। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन तो बराबर है, सल्फर भी बराबर है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में कितने 2 और प्रोडक्ट में 3। तो हम इन्हें क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं वाटर के आगे तो क्या होगा, मेरे पास ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2 हो गए, और इधर 2 पहले से हैं, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, यहां पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन 1 थे, यहां पर मैंने 2 लगा दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए प्रोडक्ट में, 4। ठीक है, अब तो मुझे प्रोडक्ट में अगर मैंने ऑक्सीजन 4 किए हैं तो रिएक्टेंट में भी मुझे कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन बराबर कर दिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो बराबर करने की वजह से यहाँ पे जहां मैंने प्रोडक्ट में 2 लगाया था तो हाइड्रोजन के भी तो नंबर ऑफ एटम बढ़ गए। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, यहाँ 2 2 जा 4 हो गए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 2 जा हो गए 4। अब मैं रिएक्टेंट में अगर देखूं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में तो 2 ही हैं, तो मुझे यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। कर दी 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। अब जैसे ही मैंने यहाँ रिएक्टेंट में 2 लगाया तो अब क्या हुआ, अब सल्फर की मात्रा बढ़ गई। अब सल्फर के आगे भी तो 2 लगा है, ये 2 सल्फर के लिए भी तो है, तो यहाँ भी कितने सल्फर हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होते ही सल्फर हो गए 2, लेकिन प्रोडक्ट में तो 1 ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, जिस वजह से यहाँ पर सल्फर क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, अब फिर से ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन हो गए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पर पहले से, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर फिर से ऑक्सीजन बढ़ा दूंगा। अब फिर से जब ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा तो कैसे करूंगा, इन्हें बराबर करूंगा। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4 हुआ था, लेकिन मुझे क्या करना है, 6 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 3 2 जा 6। तो जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन मेरे पास इधर भी 6 हो गए। अब मेरी रिएक्शन क्या हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, और ये क्या कहलाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम करते हैं हमारी अगली रिएक्शन को बैलेंस। अब हम करेंगे हमारी अगली रिएक्शन बैलेंस, जो क्या कह रही है, अगले इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जो लैंग्वेज में दी हुई है इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, फिर बैलेंस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस बार साफ साफ कह दिए कि रिएक्ट कौन कर रहा है, तो जो रिएक्ट कर रहा है वही क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट कौन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। अब इसने कहा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन के क्या लग गया, Cl। लेकिन हमें पता है कि जो Ba है बेरियम, उसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तो क्लोरीन के आगे लगा दो 2, और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 1, तो बेरियम के आगे लगेगा 1, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो प्रोडक्ट क्या बना, BaCl2। अब इसके बाद आगे अगला क्या कर रहा है, इट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो एल्यूमिनियम है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, Al, और जो सल्फेट है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, SO4। तो सल्फेट के लिए लिख दिया हमने SO4। अब हमें ये पता है कि जो एल्यूमिनियम है वो हमारा ग्रुप 13 में आता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो SO4 के आगे लगा देंगे 3,
और जो SO4 है सल्फेट, उसके ऊपर -2 चार्ज रहता है, मतलब जो SO4 होता है उसको 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो एल्यूमिनियम के आगे लगा देंगे हम क्या, 2। बहुत बढ़िया। अभी हमारे क्या तैयार हो गए, रिएक्टेंट तैयार हो गए। अब इसके आगे ये क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, इसने टू गिव कह दिया, तो गिव क्या होता है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, एरो, एरो के बाद लिखेंगे हम प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि Al एल्यूमिनियम के लिए और क्लोराइड के लिए Cl। जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 3, तो Cl के आगे लगा देंगे 3। जो Cl है क्लोरीन, उसकी वैलेंसी है 1, तो एल्यूमिनियम के आगे लगा देंगे 1 Al के आगे, और Al के आगे 1 लगाने की जरूरत, मतलब ये किसी के भी आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड का मतलब एक और प्रोडक्ट है, तो हम लगा देंगे क्या, प्लस। अब प्लस लगा के हम अगला प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या कह रहा है, अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट, फिर से बैरियम के लिए हम क्या लगा देंगे, Ba लगा देंगे, और सल्फेट के लिए हम क्या लगा देंगे, SO4। अब जो बैरियम है उसकी वैलेंसी क्या है, 2, तो मैं SO4 के आगे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, और जो SO4 है उसकी वैलेंसी भी क्या है, 2, तो मैं बैरियम के आगे भी लगा दूं 2। और जब ऐसे होता है कि दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो हम उन नंबर्स को नहीं लिखते, तो बैरियम के आगे से भी 2 हटा दूंगा और सल्फेट के भी आगे से 2 हटा दूंगा और ये ब्रैकेट भी हटा दूंगा, तो सब्सटेंस क्या बना, बैरियम सल्फेट। अब हमारे पास ये क्या होगी, ये केमिकल इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। कैसे, देखो ये हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट के कितने एटम हैं। पहले तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले कौन है, Ba से बैरियम, फिर है Cl से कौन हो गया, क्लोरीन, फिर कौन है Al से एल्यूमिनियम, फिर कौन है S से सल्फर, और फिर कौन है O से ऑक्सीजन। और कोई एलिमेंट भी बचा है क्या, देखो नहीं बचा। और प्रोडक्ट में भी हमारे पास यही एलिमेंट्स हैं 5, Al, Cl, Ba, S और O। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये एलिमेंट्स के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास बैरियम के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बैरियम के कितने एटम हुए, 1 एटम हुए। Cl के आगे क्या लिखा है रिएक्टेंट में, 2, तो क्लोरीन हो गए 2। Al के आगे क्या लिखा है, 2, तो एल्यूमिनियम भी हो गए 2। S के आगे क्या लिखा है, यहां पर कोई नंबर है 1 नहीं, तो 1 है। और लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 3, तो ये 3 S के लिए भी है और O के लिए भी है। तो S के आगे क्या लिखा है, 1, और 1 3 जा 3, तो सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए। अब O के आगे क्या नंबर लिखा है, 4, पर ब्रैकेट के बाद 3 भी लिखा है, वो 3 भी O के लिए है, तो 4 3 जा 12, ऑक्सीजन के एटम हो गए 12। अब एल्यूमिनियम देखो, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, तो एल्यूमिनियम का ये रहा, हमारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में है ये 1। अब Cl देखो, Cl के आगे क्या लिखा है, 3, कहां है Cl, ये रहा, रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में है 3। फिर है हमारा Ba क्या लिखा है प्रोडक्ट में, इसके आगे नंबर है कोई नहीं, तो 1 लिखा है, तो ये रिएक्टेंट में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब है हमारा S हमारे रिएक्टेंट में कितने थे, 3, यहां पर S के आगे कोई नंबर लिखा है नहीं, ब्रैकेट लग के भी कुछ नहीं लिखा, तो S है 1। फिर उसके बाद O कितने हैं, O है हमारे 4। तो अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हम अंदर लिखे जो सब्सटेंस है ओरिजिनल उनको चेंज ना कर दे। अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करके हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, फिर बन जाएगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो आगे हमारे पास बैरियम कितने हैं, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 2 1,
तो बैरियम तो बराबर है। तो पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। रिएक्टेंट में कितने हैं 12, प्रोडक्ट में कितने हैं 4। तो कम कहाँ इस साइड है, तो इस साइड में क्या कर दूंगा बढ़ा दूंगा और दोनों को बराबर कर दूंगा। 4 को अगर मैं 12 बनाऊं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ये लो कर दी 3 से मल्टीप्लाई और 4 3 से क्या हो गया 12 हो गया। तो जहां मेरा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है वहां मैं क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहां है ऑक्सीजन, ये रहा, ये लो कर दी 3 से मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। अब मैंने यहां पर जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करी तो ऑक्सीजन तो बढ़ा भी, साथ में सल्फर भी बढ़ा और बैरियम भी बढ़ा, क्योंकि ये 3 अंदर लिखे हर एलिमेंट के लिए है। तो जहां एस है वहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहां है एस, ये रहा, कर दी 3 से मल्टीप्लाई। जहां बैरियम है वहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहां है बैरियम, ये रहा, ये लो कर दी 3 से मल्टीप्लाई। ये कितने हो गए 3 हो गए। तो अब सल्फर तो 3 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3 हो गए, ये तो बराबर हो गए। लेकिन अब बैरियम बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 1 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हो गए 3। तो अब मैं बैरियम को बराबर करूंगा। जहां प्रोडक्ट में बैरियम है वहां क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई। तो बैरियम भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये लो कर दो 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया तो बैरियम तो बढ़े, साथ में और कौन बढ़ गया, क्लोरीन भी बढ़ गया। क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गए। अब तो यहाँ 2 थे, 3 लग के 2 3 जा कितना हो गया 6। तो क्लोरीन के कितने एटम हो गए रिएक्टेंट में 6। ये लो 3 से मल्टीप्लाई करी और कितने हो गए 6 हो गए। तो अब है हमारा प्रोडक्ट, हमारे रिएक्टेंट में तो क्लोरीन हो गए 6, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं 3। तो प्रोडक्ट में भी मैं क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। ये लो कर दो 2 से मल्टीप्लाई और ये हो गए हमारे पास क्लोरीन के 6 एटम। तो कहा है हमारा प्रोडक्ट में क्लोरीन, ये रहा 3 है पहले से ही। क्या करी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए बराबर हो गए। अब जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्लोरीन तो बढ़ा, साथ में एल्यूमिनियम भी तो बढ़ा, क्योंकि ये 2 एल्यूमिनियम के लिए भी है। तो जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाऊंगा, 2 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 एटम हो गए और रिएक्टेंट में भी कितने थे 2 एटम। अब हमारा हर एलिमेंट देखो, यहाँ भी 3 बैरियम, यहाँ भी 3 क्लोरीन, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, सल्फर रिएक्टेंट में भी 3, प्रोडक्ट में भी 3, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 12 और प्रोडक्ट में भी 12। अब मेरी रिएक्शन क्या हो गई है कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई है। और क्या बन गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, अगले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन का हमारा अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, 4th पार्ट, जो कि क्या कहता है उसकी लैंग्वेज पढ़ो। उसकी लैंग्वेज है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसने क्या कहा, सबसे पहले कह रहा है कि जो पोटेशियम मेटल है यानी कि के, वो रिएक्ट कर रहा है विद वाटर। तो वाटर के लिए हम क्या लिख देंगे H2O। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। इसने क्या कहा टू गिव, गिव मतलब प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगा देंगे एरो। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के लिए लगाया के और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगाते हैं OH, तो लगा दिया OH। तो जब भी किसी की हाइड्रोक्साइड वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या, उसके लास्ट में क्या लगा है OH लगा है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, तो KOH लिखा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर लिखा है ZnOH तो जिंक हाइड्रोक्साइड, लिखा है NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये OH का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे CO3 का मतलब क्या होता है कार्बोनेट, तो अगर मैं लिख दूं Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह ZnCO3 तो जिंक कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या बनते हैं हमारे हाइड्रोक्साइड बनती है, कार्बोनेट बनते हैं। ऐसे ही एक और आता है सल्फेट, जिसका मतलब क्या होता है SO4। तो अगर मैं किसी के लास्ट में लगा दूं SO4, तो जैसे कि Al2, अभी ये देखा था हमने Al2SO4 की थ्राइस, तो इसके लास्ट में मैंने क्या लगा दिया SO4 लगा दिया, तो ये क्या बन गया पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह जिंक सल्फेट ZnSO4, इसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसी तरह क्या होता है हमारा पोटेशियम सल्फेट। तो ये सब क्या हमारे कहलाते हैं सल्फेट, SO4 लग गया तो हाइड्रोक्साइड OH लग गया।
कार्बोनेट CO3 लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को आगे करेंगे। अभी क्या कह रहा अगला हमारा रिएक्शन में, इस लैंग्वेज में क्या लिखा है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या लगा देंगे, H2 लगा देंगे, बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस। अब इसमें आगे हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट इस रिएक्शन में मौजूद हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, सबसे पहले K पोटेशियम, फिर H हाइड्रोजन, फिर O ऑक्सीजन। अब हमारे पास कौन कौन मौजूद हैं, रिएक्टेंट में एलिमेंट के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर उसके बाद मैं नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करके इनको बराबर कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, मास बराबर कर दूंगा। तो देखो हमारे पास रिएक्टेंट में पोटेशियम कितने हैं, एक लगा दिया एक, और जो हमारे पास प्रोडक्ट में पोटेशियम कितने हैं, वो भी 1 है, लगा दिया एक। अब उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, येलो लगा दिया 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, एक ये रहा, 2 ये रहे, तो 1 प्लस में 2। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, एक ही जगह, तो और वो भी एक ही है, तो 1। प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन कहाँ है, एक ही जगह और वो भी कितने हैं, 1। तो ये तो बराबर है। हाँ, बराबर कौन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। कैसे, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहां पर कितने हैं रिएक्टेंट में 2। तो अगर मैं हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं प्रोडक्ट में, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 2 2 जा 4, और यहां पर कितने हो गए 1 5। लेकिन क्या मैं 2 को 5 बना सकता हूं, नहीं, तो मुझे यहां पर 2 नहीं लगाना। यहां पर काम करेगा ट्रायल एंड हिट मेथड। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 लगाकर देखूंगा। अब देखो हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि यहां 2 लगाया है अगर मैंने, तो ये 2 मेरा किसके लिए है, K के लिए भी है, O के लिए भी है और H के लिए भी है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और 2 ये रहे। तो अगर मैंने यहां पर लगा दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 और 2 4, और रिएक्टेंट में कितने 2, तो यहां पर भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन हो गए हमारे पास यहां पर भी 4, और ये 2 1 2 प्लस में 2, यहां पर भी हो गए 4। तो 4 और 4 हाइड्रोजन क्या हो गए मेरे, बराबर हो गए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करी है जब मैंने यहां 2 लगाया। तो फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि मैंने क्या करा, ऑक्सीजन की 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करी ऑक्सीजन में, येलो कर दी, ऑक्सीजन 2 हो गए रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, ये रहा 2 ऑक्सीजन के लिए। तो यहां पर भी मैंने क्या करी है, 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन बराबर। लेकिन ये जो मैंने 2 लगाया था ये इस K के लिए भी तो था, तो प्रोडक्ट में भी पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, जहां रिएक्टेंट है वहां पर भी क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, येलो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करूंगा मैं, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब पोटेशियम भी मेरे पास बराबर 2 और 2, हाइड्रोजन भी मेरे पास बराबर 4 और 4, ऑक्सीजन भी मेरे पास बराबर 2 और 2। तो ये मेरी अब इक्वेशन कैसी इक्वेशन बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने कुछ 4 रिएक्शन आज सोल्व की है, 2 इससे पिछली वीडियो में सोल्व की थी, और हमने कुछ बेसिक्स भी सीखे थे कि रिएक्शन बैलेंस करने से पहले हमें एटम, मॉलिक्यूल, ये सब क्या होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए। उसके लिए हमें 9th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कुछ रिएक्शंस बैलेंस की है, अब इसके आगे आप 6th और 7th क्वेश्चन की कुछ रिएक्शंस बैलेंस कीजिए, और कहीं से भी कोई भी रिएक्शन उठाइए और बैलेंस करना शुरू कीजिए। 8-10 रिएक्शन बैलेंस करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 मिनट लगेगी,
और उस 15-20 मिनट में आप बन जाओगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के मास्टर, एक प्रो बन जाओगे आप। तो प्रैक्टिस कीजिए और प्रो बनिए। धन्यवाद।